ये हमें स्टॉप करना है। उसके लिए हमने उसको क्या किया, हमने उसको सबसे पहले जो है डायरेक्ट प्रेशर से रोकना शुरू किया। फिर उसके ऊपर ड्रेसिंग पैड्स अप्लाई किए। अगर आर्टरी नज़र आ रही है ब्लीड करती है, उसको लाइगेट किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसको आईवी बोर कैन्यूलास जो हैं वो 2 पास कर दिए। उसमें से ब्लड सैंपल उसका ले लिया, किसके लिए ले लिया, सीरोलॉजी के लिए ले लिया और जो है उसकी ब्लड क्रॉस मैचिंग करने के लिए ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको रिंगर लैक्टेट का वार्म क्रिस्टलॉइड जो है उसका सॉल्यूशन दिया। वार्म देना है, कोल्ड नहीं देना, ठीक है, वार्म करके देना होता है। ये हमने देना होता है। उसके बाद जो है, जो बच्चे हैं 6 साल से छोटे, उनके अंदर हमने इंट्रा ऑसियस इन्फ्यूजन देनी होती है। अगर हमें जो है वो पेरिफेरल वेन नहीं मिल रही तो इंट्रा ऑसियस इन्फ्यूजन देनी होती है, मतलब बोन के अंदर देना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है पेशेंट के हमने वाइटल्स मॉनिटर करते रहना होता है और हमने देखना होता है कि वो रिस्पॉन्डर है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर है या नॉन रिस्पॉन्डर है, ठीक है। ये हमें पता चल जाएगा हेमरेज कंट्रोल वाले चैप्टर में कि क्या चीज़ें होती हैं। सिंपली ये होता है कि अगर उसके वाइटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो जो है ना, हमारे जो हमने वार्म क्रिस्टल सॉल्यूशन दिए हैं उनसे इम्प्रूव हो रहा है। अगर वो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करता है तो मतलब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्ड, अगर बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसका हेमरेज मज़ीद मतलब मज़ीद उसका जो है ना उसके ब्लड प्रेशर पल्स वगैरह डिटेरियोरेट कर रहे हैं, वाइटल्स ठीक नहीं हो रहे, इसका मतलब हमने जो भी अभी तक किया है ना उससे कोई फ़र्क नहीं पा रहा और उसकी ब्लीडिंग जो है ना वो किसी जगह से हो रही है अभी तक, ठीक है। तो ये हमें ये चीज़ें बताती हैं। उसके बाद आ जाता है कि हमने उसको जब ये दिया तो हमने अब क्या किया, उसके अंदर ब्लड उसका जो है वो हमने दे दिया, उसका टाइप स्पेसिफिक है, मतलब उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वही हमने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स देने हैं, ठीक है, लाइक डेक्स्ट्रॉन्स हैं। वो क्या करेंगे कि वो इम्पेयर्ड अच्छा, वो हमारी जो है प्लाज़्मा एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। ये फ्लूइड्स जो है ना, ये फ्लूइड्स हमने कौन से देने हैं, कौन से नहीं देने, ये सारा हमारा एक चैप्टर है फ्लूइड थेरेपी। उसमें हम देखेंगे कि हमने पेशेंट को फ्लूइड ये वाला दिया है तो क्यों दिया है, इसका क्या काम होगा अंदर जाके। बस आपने याद रखना है कि हमने ब्लड दे दिया, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया और इसके अलावा प्लाज़्मा एक्सपेंडर्स कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो है ब्लड टाइपिंग है और टाइप स्पेसिफिक ब्लड उसको दिया और वो हमारा 10 मिनट के अंदर रेडी होना चाहिए, क्रॉस मैच्ड होना चाहिए और उसको दे देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्टमक डिकम्प्रेशन के लिए हमने उसको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल देनी होती है ताकि स्टमक में जो भी खाना वगैरह पड़ा हुआ है वो बाहर निकाल लें हम। और यूरिनरी कैथेटर हमने इंसर्ट कर देना होता है ताकि हम यूरिन आउटपुट वगैरह मॉनिटर कर दें। सर्कुलेशन में जो है यूरिन आउटपुट का क्या काम है, देखें, हम जो उसको फ्लूइड्स दे रहे हैं हमने देखना है कि वो उसकी किडनी काम कर रही है कि नहीं, वो फ्लूइड बाहर निकाल रहा है, आउटपुट हो रहा है कि नहीं, कितना इनपुट है कितना आउटपुट है, क्या उसका सीन चल रहा है, वो तो हमें यूरिन आउटपुट से ही पता चलेगा ना। तो इनपुट हम फ्लूइड्स दे रहे हैं तो आउटपुट हमें यूरिन से पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी कैसे ही काम कर रही है। तो यूरिन आउटपुट कर लिया या नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से स्टमक को खाली कर लिया। और फिर मैंने आपको बताया था जो पेल्विक फ्रैक्चर्स होते हैं उनके अंदर हमें ज़रूर सोचना होता है कि जो है 2 लीटर ब्लड लॉस हो गया होगा, ठीक है। ओपन बुक टाइप क्या होती है, ये हमने ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जो है सिस्टमिक सर्जरी में देखा था। उनके लिए हम फिर पेल्विक बाइंडर्स यूज़ करते हैं और उससे जो है क्या होता है कि वो जो पेल्विक बाइंडर्स होंगे उससे ब्लीडिंग स्टॉप होगी। अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, हमने फ्लूइड्स दे दिया, हमने ब्लड दे दिया, हमने प्लाज्मा एक्सपेंडर्स दे दिए, हमने रिंगर लैक्टेट दे दिया, हमने उसकी जो है वो जो भी हमें विजिबल आर्टरी नज़र आ रही थी उसको लाइगेट कर दिया, हमने प्रेशर भी अप्लाई कर दिया, हमने उसकी नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, यूरिनरी कैथेटर्स ये सब कुछ कर दिया, पेल्विक फ्रैक्चर्स को देखते हुए कंट्रोल कर दिया, लेकिन फिर भी पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है। इस तो हमने जल्दी से पेशेंट की लेप्रोटमी करनी है, ब्लीडिंग साइट को देखना है और पेशेंट को सेव करना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डैमेज कंट्रोल लेप्रोटमी, ये हम करते होते हैं। इसमें ये भी अलग से एक टॉपिक है डैमेज कंट्रोल सर्जरी का, ये हम देख लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। फिर देखें, अगर पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ है नेक की या हमें लग रहा है कोई वीनस इंजरी सस्पेक्टेड है तो पेशेंट को हमने ट्रेंडेंटबर्ग पोजीशन में रख देना है, जिसमें हेड डाउन करके पेशेंट को, जैसे सजदे की हालत होती है ना ऑलमोस्ट वैसे ही हमने पेशेंट को रखना होता है ताकि एयर एम्बोलिस जो है वो ना हो, ठीक है। तो ये सारा हमारा होता है कि हाउ वी असेस के पेशेंट को हेमरेज हो रहा है, उसकी सर्कुलेशन इम्पेयरमेंट है एंड हाउ वी डील विद दैट, ठीक है। उसके बाद आता है कि डिसेबिलिटी न्यूरो एवेलुएशन एंड इट्स मैनेजमेंट। अब हमने पेशेंट का जो है ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो चेक करना है, जीसीएस स्केल चेक करना है, ठीक है।
जीसीएस स्केल जो है पेशेंट का हमने चेक करना है। जीसीएस स्केल क्या होता है इसको हम देखेंगे, अलग एक टॉपिक है हमारा इसमें। उसमें हम जो है पेशेंट की आई ओपनिंग रिस्पांस चेक करते हैं, उसका वर्बल रिस्पांस चेक करते हैं, उसकी मोटर रिस्पांस चेक करते हैं और फिर हम उसको देते हैं कि कितना ग्लासगो कोमा स्केल है, और वो हम अलग चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। फिर हम पेशेंट के प्यूपिल्स को देखते हैं कि वो उसका साइज़ कितना है, वो डायलेटेड तो नहीं है, वो कंस्ट्रक्टेड तो नहीं है, रिएक्टिव तो नहीं है, लाइट से रिएक्टिव हैं कि नहीं, इससे हमें पता चल जाएगा। हम जो है पेशेंट की उसकी सेंसेशंस पेशेंट की चेक कर लेंगे, मोटर साइंस चेक कर लेंगे, मसल की टोन पावर सारा कुछ चेक करेंगे। उसकी जो है वो हेमीप्रेसिस तो नहीं हुई, कोई हिस्सा बॉडी का ये तो नहीं है कि काम नहीं कर रहा, और उसके रेज इंट्राक्रेशियल क्रेनियल प्रेशर को हम रूल आउट करेंगे और उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। ये सारा हमारा होता है डिसेबिलिटी न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट को चेक करने के लिए। फिर पेशेंट का होता है हमने इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंट्रोल करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम पेशेंट को अनकवर करके उसकी सारी इंजरीज नोट कर रहे हैं, उसको हम असेस कर रहे हैं, उसको हम सारा कुछ, तो पेशेंट का अगर रूम ही इतना ठंडा है तो वो तो हाइपोथर्मिया से मर जाएगा। तो हमने पेशेंट का जो टेम्परेचर है इमरजेंसी रूम का उसको मेंटेन करना होता है बिफोर अनकवरिंग द पेशेंट। हमने पेशेंट को कम्प्लीटली अनड्रेस करना होता है, उसको फ्रंट से बैक से अंदर से सारा कुछ देखना होता है कि कहाँ पे इंजरी कोई रह ना जाए बस। फिर उसको ऑब्वियसली वार्म ब्लैंकेट्स देंगे हमने। कमरे में जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं उनको बंद कर देना है, वार्म क्रिस्टलाइट सॉल्यूशंस देने हैं, ठंडे नहीं देने, वार्म करके देने हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करनी है ब्लड वार्मर्स के थ्रू, ताकि उसकी जो है ना किसी भी तरह वो हाइपोथर्मिया वाली स्टेट में ना जाए। क्यों हाइपोथर्मिया होता है ये भी हम हेमरेज कंट्रोल में, हेमरेज वाले कंट्रोल में चैप्टर में पढ़ेंगे। पता है ये सारे चैप्टर्स ना इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आप सारी जनरल सर्जरी पढ़ोगे फिर आप जो है वो इस चैप्टर जनरल सर्जरी सारी पढ़ोगे, फिर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं ना हाइपोथर्मिया में पेशेंट गया हुआ है, उसको हमने अवॉइड करना है। तो हेमरेज एंड कंट्रोल वाले, हेमरेज एंड शॉक वाले पे चैप्टर में वो आपको बताएंगे कि पेशेंट हाइपोथर्मिया में क्यों जाता है, ठीक है। तो हाइपोथर्मिया जो है उसको हमने कंट्रोल करना होता है, क्योंकि अगर हाइपोथर्मिया होगा तो पेशेंट फर्दर हेमरेज की तरफ जाएगा, फर्दर कोक्रोपैथी की तरफ जाएगा। फिर हाँ जी, हमारा प्राइमरी सर्वे कंप्लीट हो गया, हमने पेशेंट को सारा कुछ असेस कर लिया, हमने उसको ABCDE सारी कर ली प्राइमरी सर्वे में। अब दूसरा जो हमारा काम होता है वो सेकेंडरी सर्वे होता है। इसकी मेरे पास बहुत अच्छी पिक्चर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली होगी यहाँ पर, ये वाली देखें, ठीक है। इसमें ना देखें प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे है। प्राइमरी सर्वे में वो क्या कर रहे हैं, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर, इन सब को चेक कर रहे हैं। और सेकेंडरी सर्वे में क्या कर रहे हैं, ये वाला चीज़ें कर रहे हैं, हेड टू टो एग्जामिनेशन, एम्पल जो है ना ये हमारा होता है, ठीक है। हमने पेशेंट को सारा ऊपर से लेकर नीचे तक सारा असेस करना होता है सेकेंडरी सर्वे के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी सर्वे है। हम इसके अंदर दो चीज़ें आपने याद रखनी है सेकेंडरी सर्वे में जो मैंने आपको बताई, हेड टू टो एग्जामिनेशन और दूसरी है एम्पल। व्हाट इज़ एम्पल? हेड टू टो एग्जामिनेशन डिटेल्ड हिस्ट्री एग्जामिनेशन जो कि हमारी एम्पल के थ्रू होगी। हमने पेशेंट क्योंकि अब स्टेबलाइज हो चुका है, शुरू में ही अगर पेशेंट की हिस्ट्री लेना शुरू कर देंगे तो उसकी ABCDE बहाल नहीं होगी तो पेशेंट गया। अब हमारा पेशेंट स्टेबल है, अब उससे हमने हिस्ट्री पॉइंट्स पूछने हैं। हिस्ट्री पॉइंट्स क्या है, एम्पल, ये आपने याद रखने हैं। A फॉर एलर्जिक हिस्ट्री तो नहीं है आपको किसी चीज़ की। M फॉर कोई आपने पहले कोई ड्रग्स तो नहीं इस्तेमाल करे थे, कोई मेडिकेशंस आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। P फॉर पहले आपको कोई इलनेस, कोई बीमारी तो नहीं थी, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आपने ले लेनी है। और फिर आपने उसकी जो है प्रेगनेंसी के बारे में पूछ लेना कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। फिर आपने L फॉर लास्ट मील, आपने आखिरी खाना कब खाया था और क्या खाया था, क्योंकि अब नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू हमने निकालना है। और उसके बाद जो है E फॉर एक्सपोजर इवेंट्स, कि क्या क्या हुआ आपका सारा सीन, ठीक है। तो फॉर एवरी ट्रॉमा पेशेंट आपने जो है वो ये करना होता है, ठीक है। हेड टू टो एग्जामिनेशन, एम्पल हिस्ट्री लेनी होती है, एलर्जिक हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री, प्रेगनेंसी एंड द पास्ट इलनेसेस एंड द लास्ट मील एंड एक्सपोजर एंड इवेंट्स, ठीक है। अब हमने करनी है हेड टू टो एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे पहले हम इवेलुएशन करेंगे। किस तरह से सारा कुछ चेक करेंगे, देखें
हम जो है सबसे पहले ऊपर से सर से शुरू करेंगे, फेस को देखेंगे, स्काल्प बोन्स को देखेंगे, उनकी इंस्पेक्शन, उनकी पैल्पेशन करेंगे, क्रेपिटस तो नहीं है। फिर हम मुंह की तरफ आ जाएंगे, उसकी ओरल कैविटी खोल के देखेंगे, उसकी नाक में देखेंगे, उसके कान में देखेंगे, कोई ब्लड तो नहीं है, कोई CSF लीक तो नहीं है। आई एग्जामिनेशन की तरफ देखेंगे कि आँख के अंदर कोई इंजरी तो नहीं हुई, आँख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं गई, उसको देख लेंगे। ये जल्दी जल्दी हमने करना होता है, आराम आराम से नहीं करना होता। फिर हमने क्या करना होता है, एक्सरेज करवाने होते हैं फ्रैक्चर्स को रूल आउट करने के लिए, और CT स्कैन करवा लेना होता है फेशियल बोन्स का। ये हो गया हमारी इवैल्यूएशन। फिर हमने मैनेजमेंट, जितनी भी हमारी ब्लीडिंग वूंड्स हैं उनको हमने साफ़ करना है, उनको ड्रेस करना है। फिर हमने पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना है और उसको सर्वाइकल स्पाइन केयर देनी है। फिर हम सारा हमने फेस वगैरह चेक कर लिया है, नाक में सब कुछ चेक कर लिया। अब हम उसकी गर्दन की तरफ आ जाएंगे। गर्दन में हमने क्या एवेल्यूशन करनी है कि नेक पे हमने देखना है कोई हीमाटोमा तो नहीं है, कोई इम्फेसीमा तो नहीं बना हुआ, कोई इंगॉश्ड वेन्स तो नहीं है, ब्रूई तो नहीं है। उनकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम एक्सरे करवा लेंगे, CT और डुप्लेक्स स्कैन करवा लेंगे और सर्वाइकल स्पाइन की केयर करते रहेंगे। फिर हम थोरैक्स की तरफ आ जाएंगे। थोरैक्स में हम देखेंगे इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन करेंगे। थोरैसिक केज को आगे से पीछे से देखेंगे, कोई वुंड्स, इम्प्रेशंस, ब्रूज मार्क्स तो नहीं है, कोई एंट्री एग्जिट वुंड्स तो नहीं है, फायर आर्म इंजरीज़ की कोई जो है ब्रूज मार्क्स तो नहीं है, बर्न्स तो नहीं है, असेसरी मसल्स ठीक काम कर रहे हैं, कोई लेबर्ड ब्रीदिंग तो नहीं है जो हमने ब्रीदिंग में भी देखी थी। तो उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ऑब्वियसली ऑक्सीजन, थॉरैक्स का काम है तो ऑक्सीजन वेंटिलेशन प्रॉपर करेंगे। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को इमीडिएटली देखेंगे, उनको चेक करेंगे, उनको डील करेंगे जो हमने पहले भी किया है। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे एब्डोमेन की तरफ। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अभी तक हमने फेस, नेक और थॉरैक्स को देखा है, अभी एब्डोमेन की तरफ आ गए हैं। एब्डोमेन में जो है मोस्टली डैमेज जो चीज़ होती है वो स्प्लीन होती है। ये आपका MCQ है। आपने वुंड्स देखनी है, एब्डोमिनल मूवमेंट्स देखनी है, विद रेस्पिरेशन कैसी है, कोई इंस्पेक्शन पे आपने देखना है कोई ब्रूई मार्क्स तो नहीं है, कोई पेनिट्रेटिंग वुंड्स है तो उनकी डेप्थ कितनी है वो देख लेना है। ठीक है, फिर आपने जो है वो एब्डोमिनल पैल्पेशन करनी है, उसकी टेंडरनेस चेक करनी है, रीबाउंड टेंडरनेस चेक करनी है, बाउल मूवमेंट्स को ऑस्कल्टेट करना है। मतलब इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। ठीक है, मैनेज कैसे करना है कि अगर हमें कोई भी गट मिलती है विजिटेटेड बाहर निकली हुई तो हमने उसको पैक करना है वार्म मॉइस्ट पैक्स के थ्रू। फिर हमने फास्ट अल्ट्रासाउंड करना है फॉर द कंसील्ड हेमरेज। हमने डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज करना है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ब्लड एंड गट कंटेंट्स उनके दरमियान में डिफरेंस करने के लिए। ये दोनों चीज़ें जो है ना DPL और फास्ट के हम बाद में देखेंगे क्या होता है, नेक्स्ट आने वाला है। फिर हमने CT स्कैन करना है अगर पेशेंट जो है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेट का सारा काम। उसके बाद पेल्विस की तरफ आ जाएं। पेल्विस को हमने जो है वो देखना होता है क्योंकि पेन तो नहीं है, कोई पेल्विस डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं है, कंप्रेस्ड मतलब उसको जो है उसको कंप्रेस करके देखना होता है, उसकी मैनुअली चेक सॉरी कंप्रेस करके मैनुअली चेक करना है कि उसकी पेन तो नहीं है, कोई स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर हमने एक्सटर्नल मैट्रिक्स को देखना होता है फॉर द यूरिथ्रल इंजरी तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और फिर ये हम पहले भी कर चुके हैं कि पेल्विक बाइंडर लगाते हैं अगर पेल्विक फ्रैक्चर है और हमने सोचना है कि 2 लीटर ब्लड लॉस होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको सर्कुलेशन में मेंटेन भी करना था। सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन हमने करना है अगर यूरिथ्रल इंजरी जो है ना वो हमें सस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। फिर हमने एक्सट्रीमिटीज़ को चेक करना है, हमने देखना है कि जो है ना लिम्स के ऊपर कोई पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ तो नहीं है, ब्लंट इंजरीज़ तो नहीं है। हमने उसका न्यूरल वेस्कुलर स्टेटस चेक कर लेना है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम तो नहीं है उसको रूल आउट कर लेना है, टेंडरनेस एंड डिफॉर्मिटी उसको असेस कर लेना है। ये रीड आउट करने वाली चीज़ें इसलिए रीड आउट कर रही हूँ। देखें, एक्सटर्नल ब्लीडिंग है तो प्रेशर ड्रेसिंग से कंट्रोल करेंगे, लिम्ब डिफॉर्मिटी है तो स्प्लिंटिंग करेंगे, कंपार्टमेंट सिंड्रोम है तो उसके लिए फेशियोटमी करेंगे, वास्कुलर इंजरी है तो उसको हम डॉपलर के थ्रू रूल आउट करेंगे और फिर वास्कुलर सर्जन को बुलाएंगे कि आके सर्जरी करें। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ जो है वो हम कर लेंगे। नर्व इंजरीज मतलब लिम्स की हमने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई कंपार्टमेंट सिंड्रोम तो नहीं है, वास्कुलर इंजरी तो नहीं है। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ कर लेंगे, डॉपलर कर लेंगे, फेशियोटमी, स्प्लिंटेज, प्रेशर ड्रेसिंग। ठीक हो गया। फिर हमने स्पाइन को देखना है एट लास्ट। स्पाइन की वैल्यूएशन कैसे करनी है, उसकी डिफॉर्मिटी तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है, हाथ लगा के चेक कर लिया, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट चेक कर लिया कि कहीं पैरालिसिस तो नहीं है, मतलब वीकनेस तो नहीं है किसी लिम्ब का, प्लेजिया तो नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पेशेंट को हमने इमोबिलाइज रखना है, स्पाइन बोर्ड के ऊपर लॉग रोल टेक्निक करनी है, उससे स्पाइन स्टेबलाइज रहेगी। न्यूरो सर्जन कंसल्टेशन करना है, उसके बाद CT MRI करना है। ठीक है, और फिर हमने जो है वो सब कुछ एनाल्जेसिया, एंटीबायोटिक्स, टेटनस, प्रोफिलैक्सिस और लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो ज़रूर देनी है। ठीक है,
अब हमारा जो है वो नेक्स्ट आ जाता है, ये हमारी सेकेंडरी थी, सारा सेकेंडरी सर्वे था जिसमें एम्पल हिस्ट्री ले ली हमने और उसको हेड टू टो एग्जामिन कर लिया हमने, सर से लेके पाँव तक सारा। सबसे पहले सर वगैरह को देखा, फिर नेक को देखा, फिर थॉरक्स को देखा, एब्डोमेन को देखा, उसके बाद हमने उसकी पेल्विस को देखा, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ को देखा और उसकी स्पाइन को देखा और उनको मैनेज कर लिया। कोई भी मसला लगता है उसको मैनेज कर लिया सेकेंडरी सर्वे में, ठीक है। फिर टर्शरी सर्वे है। टर्शरी सर्वे हमारा डेफिनेटिव केयर प्लान होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को वार्ड में ले जाते हैं जो हमें लगता है कि इस वार्ड में लेके जाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर पेशेंट पॉली ट्रॉमा है, मतलब उसको मल्टीपल इंजरीज़ हैं, तो हमें नंबर ऑफ़ स्पेशलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो है इसमें हमें जो मोस्टली जनरल सर्जन की ज़रूरत पड़ती है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह फ्रैक्चर है बोन का तो ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वास्कुलर इंजरी है तो वास्कुलर सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या मसला था, ठीक है। तो इसके लिए जो अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज़ फास्ट एंड DPL, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राम फॉर ट्रॉमा पेशेंट फास्ट, ठीक है। अब इसको जो है वो हम कंसील्ड हेमरेज के लिए करते हैं, ठीक है। सिंपली क्या होता है, ये मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है फास्ट की, ठीक है। ये आपको क्या नज़र आ रहा है फास्ट का, ये जो हमने लगाया हुआ है क्या है, ये अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। और ये हैंड हेल्ड है, पोर्टेबल है, हाथ के साथ हम अल्ट्रासाउंड करते हैं इसको पकड़ के। इट इज़ पोर्टेबल हैंड हेल्ड अल्ट्रासाउंड। इसको जब हम पेट के ऊपर लगाएंगे ना तो हमें कोई भी अंदर कंसील्ड हेमरेज होगा ना वो नज़र आ जाएगा। सिंपल, जो हमें बाहर से नज़र नहीं आ रहा वो हमें बाहर से नज़र नहीं आ रहा, हम इस अल्ट्रासाउंड के थ्रू उसको डिटेक्ट कर लेंगे। जल्दी जल्दी ये काम होता है। देखें, जिनको थोरैको एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ हो ना तो उनके लिए हम जो है ना ये यूज़ करते हैं, ठीक है। फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राम फॉर ट्रॉमा पेशेंट्स, ठीक है। इसका चलो ये तो पता चल जाता है कि हेमरेज है, लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि सोर्स क्या है हेमरेज का, ठीक है। या फिर कितनी सॉलिड ऑर्गन इंजरी हुई है, इसका हमें नहीं पता चलता। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है और हमें फ्लूइड नज़र आ रहा है, ठीक है, किस किस जगह पे, ये देखें, ये आपने चीज़ें नोट करनी है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, सब्जीफॉइड और हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। ये देखें, ये कौन सी जगह है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये कौन सी जगह है, लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये कौन सी जगह है, ज़ीफी स्टर्नम, सब्जीफॉइड ज़ीफी स्टर्नम के नीचे, और ये क्या है, हाइपोगैस्ट्रिक। ये 4 एरियाज़ होते हैं, इनके ऊपर हमने इसको रखना होता है फास्ट को, ठीक है, इस अल्ट्रासाउंड प्रोब को। फिर हमें क्या पता चलता है कि वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल था, हमने रखा, हमें अगर इनमें से किसी भी जगह पे फ्लूइड नज़र आ रहा है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी हमने पेशेंट का पेट खोलना है, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी है। क्यों? क्योंकि फास्ट हमें सिर्फ ये बताएगा कि यहाँ पे हेमरेज है, अंदर हेमरेज हुआ है, फ्लूइड है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा फास्ट से कि सोर्स क्या है, ऑर्गन की इंजरी कितनी हुई है। वो हमें तभी पता चलेगा जब हम उसका पेट खोलेंगे, सर्जरी करेंगे, ठीक है। तो अगर पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो हम फास्ट करेंगे और फिर हम सर्जिकल एक्सप्लोरेशन की तरफ जाएंगे अगर हमें फ्लूइड इन 4 जगहों पे नज़र आता है, ठीक है। ये 4 जगहें जो है यहाँ पे भी लिखी हुई हैं कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में हेपेटोरीनल एंगल पे हमने देखना होता है, जो हमारे पास ये वाला है सब्जीफॉइड, वहाँ पे पेरिकार्डियम वाला हमें पता चल जाएगा। हाइपोगैस्ट्रिक इज़ फॉर द पेल्विस और लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम इज़ फॉर द स्प्लीनोरीनल एंगल और पेरिस्प्लिनिक एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, यहाँ पे हमें नज़र आता है। तो अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है फिर हम फास्ट के बाद CT स्कैन करवाएंगे और फिर फर्दर मैनेजमेंट करेंगे। समझ आ रही है ना? हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, फास्ट, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन, हीमोडायनेमिकली स्टेबल, फास्ट, CT स्कैन एब्डोमेन, देन फर्दर मैनेजमेंट, ये होता है। अब ये डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन के DPL, फास्ट एंड CT स्कैन। ये हम
हम पढ़ेंगे तब जब हमें DPL की भी समझ आएगी। डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज, इसका ना सीन ये होता है कि इसमें ना ये थोड़ा इन्वेसिव होता है। ये हम तब करते हैं जब हमारे पास फास्ट ना हो। इसकी पिक्चर दिखाती हूँ फिर समझते हैं। सो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ट्यूब से हमने घुसाई हुई है यहाँ पे, ये देखें इधर नज़र आ रही है ये वाली ट्यूब, क्लोज कर देती हूँ। ट्यूब हमने घुसाई हुई है, ये देखें, और उस ट्यूब से जो है ना क्या होगा, ये फ्लूइड आ रहा है इसके अंदर, बैग के अंदर, ठीक है। ये देखें, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है कि इस तरह से ये होती है। ये देखें, तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, ट्रॉमा पेशेंट को इवेलुएट करने के लिए यूज़ करते हैं जब फास्ट हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब ये हमें बताता है कि बाउल कंटेंट्स हैं या ब्लड है, उनसे डिफ्रेंशिएट करता है, बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग और इन्वेसिव प्रोसीजर। अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी है या पेल्विक फ्रैक्चर है, उस केस में हम ये परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि हम सबसे पहले जो है क्या करते हैं कि इसको परफॉर्म करने से पहले हम पेशेंट को नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब दे देते हैं और यूरिनरी कैथेटर्स इंसर्ट कर देते हैं ताकि किसी विजरा को इंजरी ना हो। फिर हम क्या करते हैं, अम्बलाइकस के नीचे, ठीक है, अम्बलाइकस के नीचे हम एक छोटी सी इंसिजन देते हैं, वर्टिकल इंसिजन 3 सेंटीमीटर की बिलो अम्बलाइकस, ठीक है। ये अम्बलाइकस है, तो इसके नीचे वर्टिकल हमने इंसिजन देनी होती है 3 सेंटीमीटर्स की। और फिर हम क्या करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी को ओपन करते हैं और उसके अंदर पेरिटोनियल कैथेटर डाल देते हैं, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ठीक है, टूवर्ड्स द पेल्विस। मतलब इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, इस तरह है, पेल्विस की तरफ, ठीक है। बिल्कुल सीधा नहीं डालना, वर्टिकल इंसिजन दे के इस तरह से जो है पेल्विस की तरफ हमने जो है वो डाल देना है, इस तरह करके, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो भी एब्डोमिनल कंटेंट्स होते हैं उसको हम एस्पायरेट करते हैं, 10 मिलीमीटर 10 ml की सिरिंज होती है ये, उससे हम एब्डोमिनल कंटेंट्स को एस्पायर करते हैं। अगर फेल होता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन डालते हैं और फिर उसको ड्रेन करने देते हैं और फिर एनालिसिस के लिए सेंड कर देते हैं, ठीक है। ये सेलाइन हमने इंट्रोड्यूस किया और फिर हमने जो है उसको किया, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि नीडल हमने डाली हुई है, पंक्चर के थ्रू अंदर गई हुई है, और फिर हमने जो है वो इसके साथ इन्फ्यूज़ करना होता है सेलाइन या रिंगर लैक्टेन, और फ्लूइड को सफाई करनी होती है। हमने बस देखना होता है कि उसके अंदर जो है ना फ्लूइड तो नहीं आ रहा, मतलब कि कोई ट्रॉमा हुआ होगा तो उसमें ब्लड आ जाएगा इस तरह से करके, ठीक है। तो ये इसकी पिक्चर है, ये देखें, ये देखिए पॉजिटिव रिटर्न, ये ब्लड आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई अंदर ज़रूर सर इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है अंदर। तो उसको जो हमारे पास सैंपल आएगा फिर हमने उसको एनालिसिस के लिए भेज देना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट से हम इसका फर्दर प्रोसीड करते हैं और चैप्टर को एंड करते हैं अलॉन्ग विद द यूक्यूज़।